मार्च 2024 की 16 तारीख थी। मीडिया जगत में और भारत भर में चुनाव का खुमार छाया था। मुख्य चुनाव आयुक्त लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहे थे। मैं भी उस हॉल में मौजूद था जहां उनसे पूछा गया, साहब ईवीएम पर बड़े सवाल हो रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का जवाब आप ही सुन लीजिए। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। आपने सही सुना। ऐसे ही अपने 3 साल के कार्यकाल में कई ज़रूरी सवालों के जवाब राजीव कुमार ने यूं ही शायरियों के द्वारा दिए। इन शायरियों से हिंदी या उर्दू भाषा का उत्थान शायद हो रहा हो, लेकिन हिंदी या उर्दू बोलने वालों का पतन ज़रूर हो रहा था। दर्शकों, पिछला हफ्ता राजीव कुमार के बतौर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त आखिरी हफ्ता था। मई 2022 में शुरू हुआ राजीव कुमार का सफ़र फरवरी 2025 में समाप्त हुआ। इनका कार्यकाल कई विवादों में घिरा रहा। चुनाव आयोग, जो देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों का संरक्षक माना जाता है, उनके नेतृत्व में कई बार आलोचनाओं के घेरे में आया। चाहे वह शिवसेना और एनसीपी के गुटबाजी वाला मामला हो, लोकसभा चुनाव में पक्षपात के आरोप हो, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भड़काऊ बयानबाजी पर आयोग की चुप्पी। हर बार चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे। आज इस वीडियो में हम राजीव कुमार के कार्यकाल की 5 बड़ी कंट्रोवर्सीज पर प्रकाश डालेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की सबसे पहली कंट्रोवर्सी, अरुण गोयल का रहस्यमयी इस्तीफा और सरकार की भूमिका। दोस्तों, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का 9 मार्च को दिया गया इस्तीफा भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अभूतपूर्व है। ये इस्तीफा आम चुनाव की घोषणा से कुछ ही दिनों पहले आया, जबकि उनका कार्यकाल 2027 तक था और भविष्य में वो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी बनने वाले थे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उनके और राजीव कुमार के बीच गंभीर मतभेद थे, जिसके चलते उन्होंने पद छोड़ दिया या उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। पूर्व आईएएस ईएस शर्मा ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर पूछा कि क्या गोयल ने चुनाव आयोग में बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप पर असहमति जताई थी? क्या उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे, या फिर उन्होंने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी गड़बड़ियों पर चिंता जताई थी? उनके अचानक हटने के पीछे क्या सरकार की कोई भूमिका थी? कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर हमला करार दिया। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया कि क्या गोयल पर किसी तरह का दबाव था? क्या उन्हें किसी निर्णय के लिए मजबूर किया जा रहा था? विपक्ष ने इसे सरकार के चुनाव आयोग पर नियंत्रण की कोशिश बताया। जब राजीव कुमार से इस पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने महज एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि इस्तीफा उनका व्यक्तिगत निर्णय था। लेकिन सवाल यह था कि आखिर एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? क्या सरकार ने चुनाव आयोग के भीतर अपनी पसंद के अधिकारियों को बैठाने के लिए ये कदम उठाया? इन सवालों के जवाब कभी नहीं मिले। कंट्रोवर्सी नंबर 2, शिवसेना और एनसीपी के सिंबल विवाद में चुनाव आयोग की संदिग्ध भूमिका। दोस्तों, भारत में चुनावी लोकतंत्र की निष्पक्षता की जब भी बात होगी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के चुनाव चिन्ह विवाद को जरूर याद किया जाएगा। इन दोनों ही मामलों में चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हुए। मामला सिर्फ 2 राजनीतिक दलों के नाम और प्रतीक से जुड़ा नहीं था, बल्कि ये दिखाता है कि किस तरह संवैधानिक संस्थाओं का झुकाव सत्ता पक्ष के पक्ष में हो सकता है। 2022 में महाराष्ट्र में शिवसेना में बगावत हुई और एकनाथ शिंदे ने भाजपा के समर्थन में सरकार बना ली। इसके बाद असली शिवसेना कौन, ये तय करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर आ गई। आयोग ने जल्दबाजी में फैसला सुनाते हुए शिंदे गुट को असली शिवसेना और उसका चुनाव चिन्ह यानी धनुष्य बाण भी दे दिया। इस फैसले में कई सवाल उठे, जैसे कि चुनाव आयोग ने तय करने के लिए विधायकों और सांसदों की संख्या के आधार बनाया था, जबकि पार्टी संगठन पर उद्धव ठाकरे का मजबूत नियंत्रण था। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, तब चुनाव आयोग को इतनी जल्दी फैसला देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? शिवसेना के बाद जब 2023 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अजित पवार गुट ने बगावत की और भाजपा के साथ सरकार बनाई, तो इतिहास दोहराया गया। चुनाव आयोग ने फिर शरद पवार के बजाय अजित पवार को असली एनसीपी मान लिया और उन्हें पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी सौंप दिया। इन दोनों भी मामलों में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का सबसे बड़ा आधार सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणियां हैं जिनमें उन्होंने ईसीआई के फैसलों की आलोचना की।
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चुनाव आयोग द्वारा विधायी बहुमत के आधार पर पार्टियां तय करना मतदाताओं के साथ अन्याय है। अदालत ने कहा कि ईसीआई का ये तरीका राजनीतिक दलों में दल बदली को वैधता प्रदान करता है और ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। शिवसेना और एनसीपी के इन फैसलों ने भारतीय लोकतंत्र में निष्पक्षता की गंभीर चिंता पैदा की। अगर चुनाव आयोग का झुकाव सत्ता पक्ष की ओर होता है तो भविष्य में कोई भी राजनीतिक दल सत्ता की ताकत के सामने टिक नहीं पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कंट्रोवर्सी नंबर 3, मोदी के भड़काऊ भाषण और चुनाव आयोग की दिखावटी कार्रवाई। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के कई नेताओं ने खुलेआम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने वाले बयान दिए। चुनाव आयोग के सामने ये बड़ी परीक्षा थी कि क्या वह इन बयानों पर निष्पक्ष कार्रवाई करेगा, लेकिन जो हुआ उसने आयोग की साख पर और भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। राजस्थान के बांसवाड़ा में दिए गए एक चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिमों को उनकी कुल संपत्ति का 500 करोड़ रुपए देना चाहती है। ये सीधा धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करने का प्रयास था। चुनाव आचार संहिता के मुताबिक किसी भी पार्टी या नेता को धर्म, जाति या संप्रदाय के आधार पर वोट मांगने की इजाज़त नहीं है। 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत ये साफ तौर पर भ्रष्ट चुनावी आचरण यानी करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस माना जाता है। फिर भी चुनाव आयोग ने मोदी के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। मोदी के इस बयान पर आयोग ने सीधे प्रधानमंत्री को कोई नोटिस नहीं भेजा, बल्कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस जारी किया। यह अभूतपूर्व था, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। जिसने भड़काऊ बयान दिया उसे छोड़कर उसकी पार्टी के अध्यक्ष को नोटिस दिया जाए, ये पहली बार हो रहा था। ये सवाल पैदा करता है कि क्या चुनाव आयोग ने जानबूझकर कार्रवाई को हल्का कर दिया ताकि प्रधानमंत्री मोदी को किसी कानूनी या चुनावी परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रधानमंत्री के अलावा भाजपा के कई अन्य नेताओं ने भी ध्रुवीकरण करने वाले बयान दिए, लेकिन चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया बेहद नरम रही। चौथी कंट्रोवर्सी, वोटिंग डेटा में पारदर्शिता की कमी और मतदाता संशय। लोकतंत्र में चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करना है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान से जुड़े डेटा को जारी करने में चुनाव आयोग की बार बार हुई देरी ने उसकी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। चुनाव आयोग आमतौर पर मतदान खत्म होने के तुरंत बाद वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े जारी करता है, लेकिन 2024 के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि पहले दिन का मतदान प्रतिशत समय पर जारी नहीं किया गया। पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद चुनाव आयोग ने सिर्फ अनुमानित आंकड़े जारी किए, लेकिन आधिकारिक आंकड़े बहुत देर से आए। तीसरे चरण के मतदान के बाद आयोग ने आंकड़े जारी करने में इतनी देरी की कि संदेह गहरा होता गया। जब आयोग ने डेटा जारी किया तो उसमें पहले बताए गए आंकड़ों से भारी अंतर था, जिससे मतदाताओं और विपक्षी दलों में शंका और बढ़ गई। अब 2024 की लोकसभा के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी मतदान डेटा को लेकर बड़ा विवाद हुआ। मतदान समाप्त होने के बाद शाम 6 बजे तक वोटिंग प्रतिशत स्थिर था, लेकिन इसके बाद अचानक 76 लाख यानी 76 लाख वोट बढ़ गए। यह कोई मामूली अंतर नहीं था, बल्कि पूरे चुनावी नतीजों को प्रभावित करने वाला बदलाव था। वंचित बहुजन आघाड़ी ने आरोप लगाया कि ये डेटा में हेरफेर का मामला हो सकता है और चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया, लेकिन आयोग ने कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण अभी तक नहीं दिया है। दिल्ली के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने कहा कि मतदाता सूची से कई विपक्षी समर्थकों के नाम हटा दिए गए। चुनाव आयोग की इस संदिग्ध भूमिका ने भारतीय लोकतंत्र में निष्पक्षता और पारदर्शिता की गंभीर चिंता पैदा कर दी। अगर मतदाता डेटा को समय पर और पारदर्शी तरीके से जारी नहीं किया जाता तो चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठते रहेंगे। इससे ये आशंका गहराती रहेगी कि क्या सत्ता पक्ष चुनाव आयोग पर नियंत्रण रखने की कोशिश तो नहीं कर रहा। कंट्रोवर्सी नंबर 5, मीडिया और आरटीआई को टालते दिखे राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का मीडिया के प्रति रवैया विवादों में घिरा रहा। उन्होंने पत्रकारों के तीखे सवालों से बचने के लिए शायरी का सहारा लिया। लोग इसे पोएटिक डिफ्लेक्शन भी कह रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया में किसी भी गड़बड़ी को लेकर जब मीडिया ने सवाल पूछे तो राजीव कुमार ने सीधे जवाब देने से बचते हुए शायरी से बात को हल्का करने की कोशिश की। जब उनसे मोदी के भड़काऊ भाषणों पर चुनाव आयोग की निष्क्रियता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। जब मतदाता डेटा में देरी और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठे तो उन्होंने शायरी पढ़कर संवाद को हल्के फुल्के अंदाज में टाल दिया। जहां पहले के मुख्य चुनाव आयुक्त नियमित रूप से मीडिया से खुलकर संवाद करते थे, वहीं राजीव कुमार ने तीखे सवालों से दूरी बनाए रखी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मुश्किल सवालों पर बचाव की मुद्रा में दिखे, जिससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठे। चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर संदेह इसलिए भी गहरा क्योंकि पत्रकारों और नागरिक संगठनों द्वारा आरटीआई यानी सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई कई महत्वपूर्ण जानकारियां आयोग ने नहीं दी। विपक्षी दलों, पत्रकारों और नागरिक संगठनों ने मतदाता डेटा, ईवीएम रिकॉर्ड और वोटिंग प्रतिशत में बदलाव को लेकर आरटीआई दायर की, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब देने से इनकार कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव आयोग ने मतदान के आधिकारिक आंकड़े देने में हफ्तों की देरी की और आरटीआई के माध्यम से भी स्पष्ट जवाब नहीं दिए। दर्शकों, आज इस सूची में मेरी तरफ से इतना ही। कई मामले होंगे जो शायद इस सूची से छूट गए होंगे। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि वो कौन से मुद्दे थे जो इस सूची का हिस्सा हो सकते थे। अब ये कंट्रोवर्सी लिस्ट के बाद बता दें कि भारत में अब ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। इनके चयन की प्रक्रिया पर कई गंभीर सवाल उठे हैं। राहुल गांधी, जो उस 3 सदस्यीय समिति का हिस्सा थे जो मुख्य चुनाव आयुक्त का फैसला करेगी, उन्होंने इस समिति के गठन को ही गैरकानूनी बताया। दरअसल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 मार्च में कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त चुनने की प्रक्रिया में देश के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे, लेकिन मोदी सरकार ने एक कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में चुनाव आयुक्त चुनने की प्रक्रिया में न्यायाधीश की जगह अपनी सरकार का मंत्री होगा, ऐसा कह दिया। तो लगता है जिस प्रकार राजीव कुमार का कार्यकाल था, उसी नक्शे कदम पर ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल होने वाला है। अंग्रेजी में एक कहावत है जिसके साथ इस शो का अंत में करूंगा। दर्शकों, ब्रेस योरसेल्व्स, दिस इज मी जीशान कास्कर साइनिंग ऑफ।